हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। एज यू नो, वी आर स्टार्ट अ सीरीज ऑफ योर क्वेश्चन बैंक क्लास 12। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आपकी क्लास 12 की क्वेश्चन बैंक की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपका ये 4th नंबर का वीडियो है। इसमें हम आपका सेक्शन सी पहले कवर करवा रहे हैं और अभी तक हमने 30 आपके एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं डू एस डायरेक्टेड में वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम 31 से लेकर 36 तक के एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे। मैं जानता हूं कि आप 37, 38 नंबर के जो एग्जाम्पल्स हैं उनके सॉल्यूशन जानने के लिए चिंतित है, लेकिन मैं भी ये चाहता हूं कि मैं आपको इस तरीके से उनको एक्सप्लेन करूं कि आपको यह समझ में आ जाए कि हमने आखिर इनको बदला है तो किस तरीके से बदला है, क्योंकि वो एग्जाम्पल थोड़े से आपको हाई लेवल के लगते हैं। तो इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आपको थोड़े टफ लगे होंगे या लग रहे होंगे, तो वो उनके डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। 5th नंबर का जो वीडियो आपका आने वाला है कल, उस पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि जो सेंटेंस आपको दिए हैं कंबाइन करने के लिए पार्टिसिपल के द्वारा, वो किस तरीके से बनेंगे और क्या नियम वहाँ पर लागू हो रहे हैं। यहाँ पर 31 नंबर का आप ये सेंटेंस देखिए जो कि आपकी क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। ही सेव्स मनी सो देट ही में बाय अ कार। वह पैसे बचाता है जिससे कि सो देट मतलब ताकि या जिससे कि ही में बाय अ कार, जिससे वह कार खरीद सके। तो आप इस सेंटेंस को ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक कार खरीदने के लिए वह पैसे बचाता है। हो गया नहीं शॉर्टकट। आपसे कहा गया चेंज द एबोव सेंटेंस इनटू नॉन फाइनाइट क्लाज। आपसे कहा गया कि नॉन फाइनाइट क्लाज का उपयोग करके ऊपर वाले सेंटेंस को चेंज करना है। तो नॉन फाइनाइट क्लाज में एक होता है जीरंड और एक होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में आप सभी टू इन्फिनिटिव से भली भांति परिचित होंगे, जिसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इन्फिनिटिव टू के अलावा और भी होते हैं, यानी कि जितनी भी आपकी वर्ब आप जानते हैं मेन वर्ब, इनके अलावा यदि सेंटेंस में और कोई वर्ब आ जाए जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में या कॉम्प्लीमेंट के रूप में लगी हो, तो वहाँ वो भी इन्फिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव का काम करती है। लेकिन इतने डीप में मत जाइए, हम यहाँ पर सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि सो देट ही में, जिससे कि वह सके, इसको हम हटा देंगे और इसके स्थान पर हम नॉन फाइनाइट टू यानी इन्फिनिटिव टू का उपयोग कर लेंगे। जिससे क्या होगा, सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, ही सेव्स मनी टू बाय अ कार। अब मान लीजिए यहाँ पर बाट होता तो भी हम इसको क्या कर देते, बाट को क्या कर देते हम बाय कर देते, क्योंकि टू के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। या फिर नॉन फाइनाइट में जीरन भी आती है जिसमें हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। आप सभी जानते हैं हम लगा देते हैं, तो भी आपका नॉन फाइनाइट हो जाएगा। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं कि ही सेव्स मनी बाइंग अ कार, यानी आप मनी के बाद इसमें आईएनजी लगाकर भी सेंटेंस को बना सकते हैं। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको नॉन फाइनाइट का कहा है, आपसे पर्टिकुलर टू इन्फिनिटी या जीरन लगाने को नहीं कहा है। तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ही सेव्स मनी टू बाय अ कार। यहाँ पर ये जो है मिसप्रिंट है, कार होगा, कार्ड लिखा है, कि एक कार खरीदने के लिए वह पैसे बचाता है। इसका अर्थ और इसका अर्थ सिमिलर हो रहा है, मतलब बिना अर्थ में परिवर्तन किए हमने सेंटेंस को चेंज कर दिया। और हमने यहाँ पर नॉन फाइनाइट क्लास का भी उपयोग कर लिया टू का, यानी ये जो रेड वाला पूरा ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर हम सिर्फ टू लगा देंगे। ये सो देट और ही में को हम रिमूव कर देंगे। और भी ऐसे आपके सेंटेंस आने वाले हैं जिनको हम देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 32 नंबर का आपका सेंटेंस दिया है, आई फेल टू अंडरस्टैंड। मैं यह समझने में असफल रहा या असफल हूँ, व्हाट आई हैड डन टू अराउज हिज फ्यूरी, कि मैंने उसके क्रोध को भड़काने के लिए क्या किया। मतलब वो सामने वाला व्यक्ति को भड़क गया होगा, तो ये जो व्यक्ति बोल रहा है यह कह रहा है कि पता नहीं वह क्यों भड़क गया, मैं तो असमर्थ हूँ यह जानने में कि वह क्यों भड़क गया। तो आप सभी जानते हैं कि जब भी नॉमिनल क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास की बात आती है तो इनमें कुछ आपके कंजंक्शन जो होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर व्हाट है, व्हाट, हु, हुज, होम, विच, वर, हाउ एवर, वेन एवर, वाट एवर, ये सब कंजंक्शंस होते हैं। नाउन क्लास में अधिकतर जो कंजंक्शन उपयोग किया जाता है वो होता है देट, लेकिन यहाँ पर देट भी नहीं है जिससे कि पता चले कि ये नाउन क्लास है। लेकिन जहाँ पर WH वर्ड वाले कंजंक्शन बीच में आ जाते हैं फिर हम वहाँ से देट को हटा देते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं समझने में असमर्थ रहा कि, क्या अर्थ थोड़ी हो रहा है इसका, कि हो रहा है कि ऐसा मैंने क्या किया कि वह भड़क गया। तो यहाँ पर जो व्हाट है यह नाउन क्लास का काम कर रहा है, क्योंकि आप देखिए मैं इस पूरे के स्थान पर जो कि आपकी डिपेंडेंट क्लास है, मतलब ये जो है आपकी इंडिपेंडेंट क्लास है, किसी पर निर्भर नहीं है। आई फेल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। व्हाट आई हेड डन टू अराउज हिज फ्यूरी, यह जो सेंटेंस है आपका यह डिपेंडेंट है और यह किस पर डिपेंड, इस पर है। लेकिन इसके बाद यदि मैं पूरे के स्थान पर देट लिख दूंगा
आई फेल टू अंडरस्टैंड डेट, यानी कि इस पूरे जो कि डिपेंडेंट क्लास है इसकी जगह पर यदि आप एक प्रोनाउन लगाने में समर्थ होते हैं, जैसे कि मैंने लगा दिया इस पूरे सेंटेंस के स्थान पर डेट, आई फेल टू अंडरस्टैंड डेट, तब वहाँ पर आपकी नाउन क्लास होती है, ये आप पहचान सकते हैं। और यदि आप सेंटेंस में वाट, हु या होम से स्टार्ट हो रहा है और आप वहाँ पर डेट या और भी कोई प्रोनाउन उपयोग करते हैं और वो नहीं लग रहा है, सूटेबल नहीं है वहाँ पर, तो आपकी नाउन क्लास नहीं होगी, फिर वहाँ पर एडजेक्टिव एडवर्ब क्लास होगी। लेकिन सिंपल सी बात है, मैं इसको आई फेल्ड टू अंडरस्टैंड डेट, मैं यह समझने में असमर्थ रहा, बस हो गया आपका। आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये समझाने के लिए था। तो यहाँ पर नॉमिनल क्लास है और वाट का उपयोग किया, वाट को एडजेक्टिव क्लास में उपयोग किया जाता है और इसमें भी किया जाता है, लेकिन वाट डेट का उपयोग अधिकतर जो है नॉमिनल में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वाट का उपयोग किया गया, इसलिए आपकी ये कौन सी क्लास है, नॉमिनल क्लास, यानी कि नाउन क्लास है। सिंपल सी बात है, अगर आपको नाउन क्लास पहचाननी है तो आपको दूसरे वाले जो डिपेंडेंट आपका सेंटेंस है उसकी जगह पर कोई भी एक प्रोनाउन डेट, विच, वाट जो भी आपको लगाना वो लगा सकते हो, यदि वो सूटेबल लग रहा है तो वहाँ पर नाउन क्लास है। अगला है आपका सेंटेंस 33 नंबर का, हु आर दे, आई डोंट नो, वे कौन है, मैं नहीं जानता। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग अ नाउन क्लास, आपको नाउन क्लास का उपयोग करके इस सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो जो वाट, वेयर, हुम, व्हाट, विच जो होते हैं ये नाउन क्लास में उपयोग होते हैं और एडजेक्टिव क्लास में भी उपयोग होते हैं। तो अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर फिर क्या लगाया जाए। ध्यान रहे कि एडजेक्टिव क्लास को रिलेटिव क्लास भी कहते हैं, जो कि संबंध बताने में काम आती है। तो हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे, जैसे कि यदि आप हु वाला सेंटेंस पहले लिख देंगे तो डिपेंड तो यह रहेगा ना, आप सभी जानते हैं कि डब्ल्यू एच वर्ड से या फिर डेट से बीच में कंजंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो यदि मैं लिखूंगा कि आई डोंट नो डेट हु दे आर, तो डेट लगाएंगे और फिर हु भी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले से हु जो है कंजंक्शन का काम करेगा। दूसरे वाले सेंटेंस को मैं पहले लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको लिखता हूँ कि हु आर दे आई डोंट नो, तो बताइए बीच में कंजंक्शन तो कोई हुआ ही नहीं ना। पहले ये लिख देता हूँ मैं आपके कहे अनुसार, बाद में ये लिख दूँ और कह देंगे आपकी नाउन क्लास है, संभव ही नहीं है। बीच में कोई कंजंक्शन होना चाहिए जो इन दोनों सेंटेंस को जोड़े। तो पहले आप लिखेंगे आई डोंट नो, क्या लिखेंगे, आई डोंट नो। अब आप इसके आगे नाउन क्लास में अधिकतर डेट लगाते हैं, लेकिन डेट लगाएंगे उसके बाद ये वाला सेंटेंस भी हम लिखेंगे, तो दो कंजंक्शन नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम हु या यहाँ पर वाट होता या विच होता या वेन एवर वाट एवर जो भी होता, उसी को हम यहाँ पर नाउन क्लास की तरह उपयोग कर लेते हैं। तो हमने हु का उपयोग कर लिया। अब जब हम इसको लिखेंगे इस बाद वाले पोर्शन को, तो जब कंजंक्शन आपका आ जाता है किसी भी क्लास में, उसके बाद सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है, और यहाँ पर आपका सेंटेंस प्रश्नवाचक है। तो हु के बाद आप लिखेंगे दे, और दे के बाद फिर आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, दे आर। अब मेन वर्ब नहीं है तो बस ख़त्म कर देंगे यहाँ पर। हमेशा जो भी आपका कंजंक्शन रहेगा उसके बाद ये सेंटेंस जो रहेगा ये अफर्मेटिव रहेगा, यानी कि सकारात्मक रहेगा। क्वेश्चन नेगेटिव जो भी रहेगा उसके बाद में नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव में आप सभी जानते हैं दे से स्टार्ट होगा, लेकिन आपका इस तरीके से प्रश्नवाचक के रूप में वो नहीं रहेगा, मतलब सब्जेक्ट के बाद में हमेशा वर्ब आएगी। तो आई डोंट नो हु दे आर, मैं नहीं जानता कि वे कौन थे, ये इसका अर्थ हो जाएगा, ये कौन है। आई डोंट नो हु दे आर, देखिए हमने आर को क्या किया, आर को हमने बाद में लगा दिया, क्योंकि हमें वापस उसको उसके मेन फॉर्म में लिखना होता है। अगर नाट होता है इसमें तो आप सभी जानते हैं कि हु आर दे नाट होता, तो फिर हम इसको बना देते हैं हु दे आर नाट, सिंपल। अगला देखिए, द एप्पल इज टू सोर टू ईट, रीराइट यूजिंग सो देट इंस्टीड ऑफ टू टू, यानी कि आपको टू टू जो मैंने रेट किए हैं इनके स्थान पर आपको सो देट का उपयोग करके सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो मैंने बहुत सारे आपको ऐसे सेंटेंस करवा दिए हैं जहाँ पर टू या वेरी होता है, या फिर जो भी एडजेक्टिव होता है जो कि इस वाले सब्जेक्ट या नाउन की विशेषता बता रहा होता है, उसके पहले हम सो लगाते हैं। तो इसके यहाँ पर हम सो लगा देंगे, और ये जो टू है ना, ये जब लगा है तो कुछ ना कुछ हटा कर लगा है, तो वो सबसे पहले तो हटा कर लगा होगा इस सब्जेक्ट को, उसके बाद नाट को या फिर नाट नहीं को। तो पहले इसका आप अर्थ देखिए कि खाने के लिए सेव फल खट्टे हैं, क्या अर्थ हो रहा है इसका, टू ईट यानी खाने के लिए, सेव फल कैसे हैं, सोर है, खट्टे हैं। तो जब आप सो दैट का उपयोग करेंगे तो आप ऐसा कहेंगे कि एप्पल इतने खट्टे हैं कि इन्हें खाया नहीं जा सकता, ऐसा ही कहेंगे, एप्पल इतने खट्टे हैं कि इन्हें खाया नहीं जा सकता। तो द एप्पल इज सो सोर दैट इट कैन नॉट बी ईट।
तो आपका आंसर हो गया कुछ इस तरीके से, द एप्पल इज सो सोर दैट इट कैन नॉट बी ईट, कि इन्हें खाया नहीं जा सकता। तो इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि यदि आपका मन हो रहा है कि हमने एप्पल के स्थान पर इट का उपयोग कर लिया, कि हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि एप्पल या सेव फल इतने खट्टे हैं कि मैं इसे खा नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं है। एप्पल इज सो सोर दैट आई कैन नॉट ईट, और फिर बाद में आ जाएगा ईट, 2 बार ये वाला ईट आ जाएगा और बाद में ये वाला ईट आ जाएगा। तो आप इस तरीके से बनाएंगे इस तरह के सेंटेंस को, इट कैन नॉट बी ईट। अगला देखिए, यहाँ पर 35 नंबर के जो सेंटेंस हैं इनको आपको रीअरेंज करके जंबल लेटर से एक मीनिंगफुल सेंटेंस के रूप में जमाना है। रीऑर्डर द अबव जंबल वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी एक मीनिंगफुल अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए आपको इनको जमाना है। तो वही आप देखिए, आपको सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ मेन वर्ब ये ढूंढना है। तो सी पुट सम इंक इन हर पेन, वह अपने पेन में कुछ इंक डालती है। इसका बनेगा ही डेयर नॉट डिसओबे मी। अब आप कहेंगे कि सर ये ही डेयर नॉट, ये कौन सी बात हो गई? इसका मतलब होता है कि उसने मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। जब डेयर मतलब साहस होता है या हिम्मत होती है, जब हम डेयर नॉट का उपयोग करते हैं तो डेयर नॉट के बाद टू नहीं लगाते हैं। डेयर के बाद हमेशा टू आता है, लेकिन डेयर नॉट के बाद नहीं आता है। अगर यहाँ पर डिड नॉट डेयर होता तो इसके आगे हम टू लगाते, डिड नॉट डेयर टू। लेकिन जब नॉट आ जाता है ना, तब हम टू नहीं लगाते, तो टू इसमें दिया भी नहीं है ना। इसलिए सेंटेंस तो आपका सही है, लेकिन ये ऐसे बनेगा ही डेयर नॉट डिसओबे मी, कि उसने मेरी अवज्ञा या अवमानना करने की हिम्मत नहीं की। अगला है आपका मिनट्स यू कुड अ फ्यू फार वेट प्लीज़, ऐसा कुछ है। तो आप ऐसा कहते हैं किसी भी स्थान को, प्लीज़ वेट अ फ्यू मिनट, ऐसा आप कहते हैं कि कृपया करके, पहले आप कृपया लगाते प्लीज़ वेट अ फ्यू मिनट, क्या आप कुछ देर इंतजार करेंगे। और जब आप कुड लगाते हैं स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब आप बहुत ही पोलाइटनेस कह रहे हैं। तो जब आप ऐसा लगाएंगे कुड यू, एक तो क्वेश्चन मार्क है तो कुड से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये जो मॉडल वर्ब है ये आगे आके आपका क्वेश्चन यानी हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। तो कुड यू तो आपने लिख दिया। अब आपके मन में कन्फ्यूजन होता है कि प्लीज़ लास्ट में आएगा कि पहले आएगा, तो आप ऐसा बोलते हैं हमेशा कुड यू प्लीज़, क्योंकि आप खुद देखिए अगर कुड यू यहाँ पर नहीं होता तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं, प्लीज़ वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कृपया करके आप कुछ मिनट के लिए इंतज़ार करेंगे या कर सकते हैं, ऐसा कहेंगे। तो कुड यू आपने स्टार्टिंग में लगा दिया, तो प्लीज़ यहीं पर आएगा, कुड यू प्लीज़ वेट फॉर अ मिनट्स, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आपके आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। सी पुट्स सम इंक इन हर पेन, ही डेयर नॉट, अब टू नहीं आएगा, डेयर के बाद जस्ट टू आता है, नॉट के बाद नहीं आता। ही डेयर नॉट डिसओबे मी, कुड यू प्लीज़ वेट फॉर अ मिनट, इसलिए प्लीज़ लास्ट में नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आपका अंतिम है आज का। इसके बाद मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ा हो, इसलिए 5th नंबर के वीडियो में बाकी के हम 4 बचे हुए आपके कर लेंगे, और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएंगे। कुड यू लेंट मी यूर डिक्शनरी, क्या तुम मुझे अपनी डिक्शनरी उधार दे सकते हो। अब कृपया यानी बहुत ही पोलाइट रूप से यहाँ पर कहा जा रहा है, कुड का उपयोग लगा रहे हैं। तो जब भी आपके मॉडल वर्ब का उपयोग किया जाता है तो जो वर्ब आती है ना, वह हमेशा आपकी आती है लेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा। मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो सब्जेक्ट है, मॉडल वर्ब कहाँ है। तो भैया जब ये सेंटेंस यू कुड लेंड रहा होगा तो क्या आगे लाने से क्या हम इसका रूप चेंज कर दें क्या? नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुड के साथ रहेगी, लेंड मी योर डिक्शनरी। तो इसलिए मैंने इसको रेट किया था हमेशा वर्ब की। तो यही यहाँ पर एरर थी, आपको इस सेंटेंस को क्या करना था, करेक्ट करना था, जो कि हम कर चुके हैं। कुड यू लेंड मी यूअर डिक्शनरी, यहाँ पर आप इसको यूअर कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक सेंटेंस है जो मुझे ध्यान आ रहा है, जो इसमें मिसप्रिंट हुआ है और मैंने आपको बता दिया है, ऐसे ही मैं इसको सही करवा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जब हमने यहाँ पर लिखा इट कैन नॉट बी, यानी कैन के बाद हमने बी लगा दिया, मतलब हम इसको पेसिव वॉइस की तरह लिख रहे हैं कि इसे खाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसे खाया नहीं जा सकता मतलब यहाँ पर पेसिव बन रहा है ये। तो यहाँ पर इट कैन नॉट बी ईटन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ईटन, मतलब ईट के बाद ईटन हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है। तो आई होप आपको आज के सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों ऐसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाएगा, साथ में इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दिए जो कि आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। आपकी क्वेश्चन बैंक आपके एग्जाम अंत तक मैं कंप्लीट करवा दूंगा। जो भी आपकी राइटिंग स्किल है, आपकी ग्रामर है, आपका अनसीन पैसेज है, आपके क्वेश्चन आंसर है, आपके MCQs है, जितने भी आपके पार्ट्स दिए हैं कंप्लीट करवा दूंगा मैं चैनल के माध्यम से। मिलते हैं दोस्तों अलग नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।